सो टुडे आज मैं फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल देखा था, कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल ऐसा मैंने आपको बना के बताया था, है ना, ऐसे पीरियोडिक टेबल बना के बताया था। ये ठीक है, इसमें मैंने कहा था कि ये वाला पीरियड, इसमें दो एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, एंड देन यहाँ पे है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? इसको मैंने कहा था वेरी शॉर्ट पीरियड। कहा था कि नहीं कहा था अभी? चलिए तो अब जान लीजिए, इसका नाम है वेरी शॉर्ट पीरियड, इसका नाम है शॉर्ट पीरियड। ये दोनों जो 8 एलिमेंट वाले हैं, इन दोनों को कहते हैं शॉर्ट पीरियड, ठीक है। इन दोनों में 8 एलिमेंट है, ठीक है। फिलहाल तुमको पढ़ना यहीं तक है, लेकिन जान लो इसके बाद के जो 2 पीरियड होंगे, कितने? ठीक है, इनको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। और लास्ट के जो 2 पीरियड्स हैं, इनका नाम है वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इन्हीं वेरी लॉन्ग पीरियड्स में, इनका नाम वेरी लॉन्ग पीरियड क्यों है? क्योंकि इन्हीं वेरी लॉन्ग पीरियड्स में यहाँ पे पहला एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट है लैंथेनाइड, क्या नाम है? और यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसका नाम है एक्टिनाइड। इन दोनों एलिमेंट्स के बाद यहाँ एलिमेंट नहीं है, बल्कि उसके आगे वाले एलिमेंट्स यहाँ फिल हैं, बीच में 14 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 14। इसमें कितने हैं? 14 एलिमेंट्स, और इसमें भी 14 एलिमेंट्स। ये पहले वाले को कहते हैं हम लैंथेनाइड सीरीज। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, केवल यहाँ वाला समझना है। अच्छा, यहाँ पे क्यों केवल 2 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में? क्योंकि फर्स्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? एंड देन तो 2 8, वही है 2 8 8। इतने ही आपके सिलेबस में है, और इतने के ही अकॉर्डिंग आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके भी एलिमेंट्स को मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो मींस एक पीरियड अपने सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? अच्छा, मींस अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 है, क्या है, तो कौन से पीरियड में है? क्लासिफिकेशन कहां तक आ गया है? सेकेंड पीरियड में। कौन से पीरियड में? सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं? तो सेकेंड में 3, फर्स्ट यहाँ आएगा, सेकेंड यहाँ आएगा, और थर्ड क्या है वो एलिमेंट? समझ में आ रहा है? पोजीशन कहाँ है दिख रही है ना, ठीक है, पक्का, वेरी गुड। तो अभी हम लोग सीखेंगे एक पोजीशन डिटर्मिनेशन, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इनमें जो बातें समझनी है इस पीरियोडिक टेबल में, वो ये समझनी है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स हैं, क्या है, और जितना राइट हैंड साइड में जाओगे उतने नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, पक्का। अच्छा, ये जो 2 ग्रुप है, ग्रुप इसको कहते हैं फर्स्ट ग्रुप, और ये वाला इनको एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद ये वाला जो ग्रुप है ना, ये 13th ग्रुप है। कौन सा? मैंने बताया था यहाँ कितने एलिमेंट होते हैं बीच में? कितने होते हैं? यहाँ बीच में कितने एलिमेंट होते हैं? 10। यहाँ 2, यहाँ 10, और यहाँ कितने? 6। टोटल कितने? 18। कितने? 18। समझ में आ रहा है? यहाँ 10 एलिमेंट होते हैं सब में, ठीक है, पक्का।
तो ये बीच में 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 ये हो गया और 10 ग्रुप ये हो गया, कितना हो गया 12। इस वाले ग्रुप का नंबर क्या है 13th ग्रुप। इसका नंबर क्या है बगल वाले का, उसका, फिर उसके बाद फिर और फिर और फिर 18th ग्रुप को हम कहते हैं 0 ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ठीक है, क्लियर है ना, याद रहेगा ना, शाबाश। इनका एक नाम भी है एल्कली मेटल्स, और इनका नाम है एल्कलीन अर्थ मेटल्स, और इनका नाम है हैलोजेंस, और इनका नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। याद है ना, गुड, ओके। तो ये बना चुके हैं। अब इसमें जो चीज़ नहीं बनाया हो वो बना लीजिए, इनमें से जो चीज़ ना लिखे हो वो लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये तो एक टाइप का इंट्रोडक्शन हो गया, दिस इज द टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये एक टाइप से पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन है केवल, ठीक है ना। हमको पढ़ना क्या है पीरियोडिक टेबल में, हमको पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आगे अब जब हम पढ़ाएंगे ना, तो मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल एक दूसरे के साथ एकदम सिंक्रोनाइज्ड हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैं तुमको कोई एलिमेंट बोलो, कोई सा भी, सोडियम, ओके। एटमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन होगा ठीक है। अच्छा देखो, अगर यहां पे रहता तो ये पीरियड 1 था, यहां पे रहता, यहां पे आ गया तो पीरियड कौन सा हो गया 3, ठीक है। पीरियड कैसे पता चलेगा, पीरियड पता चलेगा नंबर ऑफ शेल से। नंबर ऑफ, कितने शेल हैं इसमें, कौन कौन सा, तो 3 सेल है ना, इसलिए पीरियड क्या हो गया 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप, ग्रुप कैसे पता चलेगा, तो तुमको क्या करना है, तुम्हारे सिलेबस में जो है लास्ट वाले पीरियड में इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पीरियड, लास्ट पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन है उसके आगे ए लिख देना है। क्या लिख देना है, कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट पीरियड में, कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट पीरियड में, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, गुड। तो 1 को रोमन में लिखेंगे, क्या लिखते हैं फर्स्ट, आगे क्या लिख देंगे फर्स्ट ए। समझ में आ रहा है, ये आपके सिलेबस में। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और देखो इसका पीरियोडिक टेबल से कितना अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है। कोई सा भी एलिमेंट बोलो, कोई और सा एलिमेंट बोलो, सिलिकॉन 20 के अंदर है ना, हाँ। एटमिक नंबर, अब इलेक्ट्रॉनिक एटमिक नंबर 14, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। बताओ बताओ तुम बेटा बताओ, पीरियड क्या होगा, क्या होगा, गुड, पीरियड होगा 3, और ग्रुप क्या होगा 4th ए। समझ में आ गया, पक्का लिख लोगे ना, एकदम इजी कोई है ना, पक्का। ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो चीज मैंने लिखी है ये है पोजीशन। तो ये मैंने तुमको सिखा दिया डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो इसको लिख लो पहले। अच्छा, बेटर है ना कि इस हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर लो, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, ये थोड़ा सा इस हेडिंग को चेंज कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व, मैं लिखूंगा क्वेश्चन, तुम लोग सॉल्व करके बताओगे मुझे क्या करना है। अब देखो पहले टाइप का जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो दे रहा हूं डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ Cl इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो है एन एलिमेंट, यहां ध्यान से देख लो, एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या चीज, 282 है, क्या है, या एक काम करते हैं 2 कर लेते हैं, ठीक है। डिटरमाइन इट्स पोजीशन, डिटरमाइन इट्स पोजीशन, इसका पोजीशन बताना है, ठीक है। अभी एक चीज और पढ़ेंगे आगे ना, तो वो भी आएगा यहां से, लेकिन फिलहाल अभी केवल पोजीशन बताना है। थर्ड क्वेश्चन, अब यहां पे क्या है, एन एलिमेंट हैज एटमिक नंबर, ये एटमिक नंबर दे रहे हैं 12, क्या चीज 12, डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, समझ में आ रहा है। तो ये 3 तरीके से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, लिख लो, लिख के तुरंत सॉल्व करो। अच्छा देखो, अब इसमें एक्सेप्शन क्या क्या याद रखना है, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 तुम्हारे सिलेबस में है। इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 28 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 288। लेकिन अब याद रखना है कि इनके लिए क्या है, ये इनर्ट गैसेज हैं, इनके लिए हमेशा ग्रुप क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि इन एक्चुअल ग्रुप क्या बताता है, ग्रुप बताता है वैलेंसी को, किसको, ठीक है, ग्रुप वैलेंसी को बताता है, तो इसलिए आपको ग्रुप क्या लिखना है, 0, इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती, 0 होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, लिख लीजिए, इवन लिख लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन हैज ग्रुप 0, ठीक है। हाँ, ये क्लास के वो उस स्टूडेंट की तरह है जिसको किसी को मतलब नहीं रहता है, 0 वाले में, ठीक है ना, हाँ, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट में से है। अच्छा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम जो सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, वो है एटमिक साइज, क्या चीज, अब ये एटमिक साइज क्या होता है, तो साइज समझ ही रहे हैं क्या होता है। हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो है ट्रेंड, क्या है, ट्रेंड, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्या पढ़नी है, पीरियोडिसिटी। अच्छा बताओ, ये देखो मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ, हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है, और उसके बाहर एक सेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, 1H1 है, ये क्या है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन कितना है, 0, याद रखेंगे, इसका नाम है प्रोटियम, क्या नाम है, अगर पूछ लिया जाए कौन से एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता तो क्या बताएंगे, प्रोटियम। हाँ, अगर पूछा जाएगा कौन से एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता तो बताएंगे प्रोटियम, अगर पूछा जाएगा कौन से एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं होता तो बताएंगे हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं हीलियम बना रहा हूं, हीलियम कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एक ही सेल में रहते हैं ना, सोच के बताओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन लगता है, क्या लगता है, एक दूसरे को खींचते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि वहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, हीलियम में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ये बड़े साइज का होगा कि वो बड़े साइज का होगा, बड़ा बड़ा। अरे यार, जब अट्रैक्शन होगा, देखो मैंने बनाया, भले मैंने बनाया ही तुमको कंफ्यूज करने के लिए, जब यहाँ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे नजदीक आ जाएंगे ना ये, ठीक है,
तो ये छोटे साइज का होगा। बेसिकली मैं तुमको समझाना क्या चाहता हूँ, मैं तुमको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब सेम सेल में, एक ही सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा। जब हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे? आगे। सेम सेल मीन सेम पीरियड, सेम में जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे तो साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? इवन तुम हीलियम के बाद हम लिथियम ले लेते हैं, लिथियम, और ले लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। लिथियम कितने प्रोटॉन होंगे इसमें? प्रोटॉन कितने होंगे? 3 प्रोटॉन्स होंगे। गुड, तो 3 प्रोटॉन्स होंगे इसमें, 3 प्रोटॉन भर लिया। अच्छा, सेल कितना होगा? 2 सेल होंगे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे वाले में। अच्छा आप बताओ जरा, इसका साइज बड़ा होगा कि इसका साइज बड़ा होगा? हाइड्रोजन का बड़ा होगा? पागल, इसका बड़ा होगा। इस बार क्या हुआ, इसमें क्या था, इन दोनों के केस में सेल एक ही था। सेल कितना था? इसमें एक सेल और बढ़ गया। अब जब एक सेल बढ़ा तो अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ से फोर्स तो ये लगाएगा, लेकिन ये फोर्स इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इनको, क्योंकि ये बीच में आ रहे हैं ना, ठीक है। अब तुमको किसी को खींचना हो, तुम किसी को देखना हो, ठीक है, और बीच में कोई बैठ गया हो तो कहते हो ना ये हट जाओ जरा, ठीक है। हाँ, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो। हाँ, तो वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिंड्रेंस। इसको हम कहते हैं, इसका नाम है प्रॉपर, ठीक है ना, सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। क्या? सील्ड कर दे रहे हैं, देखने नहीं दे रहे हैं प्रोटॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो सील्डिंग क्रिएट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये सील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। इसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इस वजह से ये साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जब सेल बढ़ेगा, सेल तो साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन अब देखो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन बना रहा हूँ या नियॉन भी बना लेते हैं, नियॉन बना लेते हैं, ज़्यादा इजी गोइंग हो जाएगा। यहाँ हीलियम लिखा है, हीलियम के नीचे वाला नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2-8। तो प्रोटॉन्स कितने होते हैं इसके पास? 10 प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो 10 प्रोटॉन्स बना लिया, 10 प्रोटॉन्स। और सेल कितने हो गए? 2 सेल हो गए। पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में? ऐसे हुआ ना, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा? बट साइज किसका बड़ा होगा? लिथियम का। साइज यार, अभी इसमें भी कितना सेल है? सर आप बोले कि वो हिंड्रेंस तो 2 ही है ना, यहाँ पे हिंड्रेंस भी 2 है। सेल यार, सेल कितना है? 2। इसमें भी सेल कितना है? ठीक है। यहाँ कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं? यहाँ कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं? तब ज्यादा कहाँ खींच लेंगे? अरे भाई नहीं, नियॉन में ही ज्यादा खींच लेंगे, ठीक है। अरे यार, अब तुम वहां बैठे हो, मैं तुमको खींच लूंगा वहां से? नहीं खींच पाऊंगा ना। पास चला जाऊंगा तो ज्यादा खींचूंगा। अच्छा, इवन पास भी चला जाऊं, ये बीच में जो बैठे हैं, ठीक है, वो जब बैठते हैं तो तुमको खींचना आसान है कि उनको खींचना आसान है? तो इनको, बीच वालों को खींचना आसान है, ठीक है, इनको खींचना डिफिकल्ट है। तो वैसे ही इनको खींचना आसान है, इनको खींचना मुश्किल है। लेकिन मेरी पावर क्या हुई? बढ़ गई। इसके कंपैरिजन में यहाँ पावर बढ़ गई अट्रैक्ट करने की। तो अब ये अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा। जब ये अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा तो पहले वाले को भी तगड़े से खींचेगा और यहाँ वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथफुली खींचेगा। समझ में आ रहा है? तो साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। मैं एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे एक रेडियाई का क्वेश्चन आता है, तो रेडियाई में थोड़ा अलग बात हो जाती है, वो तुम्हारे सिलेबस में इसलिए बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। वंडर वॉल रेडियाई नाम की एक चीज़ होती है, वो इनमें पाई जाती है, ठीक है। तो रेडियाई की बात अलग होती है। फिलहाल साइज की बात यही है कि जब हम टॉप टू बॉटम, देखो ये ऊपर है, हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, इसके नीचे क्या आता है?
सोडियम, वेरी गुड। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगा। दो बातें, कौन कौन सी बातें? पहली बात है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ, और दूसरी बात है एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, एट्रैक्शन ऑफ, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, वैसे वैसे एटमिक साइज, मींस एटमिक साइज और नंबर ऑफ सेल का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटमिक साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का एट्रैक्शन बढ़ता हो, एट्रैक्शन जैसे यहां पे कम एट्रैक्शन और यहां, तो साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज और एटमिक साइज में कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। तो एटमिक साइज 1 अपॉन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आ गया, ऐसे आएगा नहीं, कि बताओ लिथियम का साइज बड़ा क्यों है हाइड्रोजन से? तो क्या बताओगे क्यों बड़ा है? क्योंकि लिथियम में नंबर ऑफ सेल कितने हैं और हाइड्रोजन में 1 है, तो इसलिए लिथियम का साइज बड़ा है। अगर क्वेश्चन आ गया कि लिथियम और नियॉन में नियॉन का साइज छोटा है, लिथियम का बड़ा है, क्यों? क्या बताओगे? अब नंबर ऑफ सेल बराबर है, क्या बढ़ाओगे? न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, वही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन द केस ऑफ नियॉन। समझ में आ गया? पक्का? तो अब जो बात समझनी है वो ये है कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू इन पीरियड्स, इन लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा? डिक्रीजेस इन पीरियड्स में लेफ्ट टू। अच्छा, और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? साइज इंक्रीजेस। समझ में आ गया? पक्का? श्योर ना? कंपेयर कर लोगे ना? अच्छा, अगर मैं पूछूं तुमसे, मान लो सोडियम दिया तुमको, क्या दिया, और कहा तुमसे कि Na+ दे दिया, पहले तो ये बताओ Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है ना? बताओ। वेरी गुड। और Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, वेरी गुड। +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक कम कर देंगे, 2 8 हो जाएगा। अच्छा बताओ, साइज इसका बड़ा होगा कि इसका बड़ा होगा? Na का बड़ा होगा। इसमें कितने सेल हैं और इसमें, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही है, इवन बढ़ गया, मतलब इसके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉन अभी भी, प्रोटॉन इसमें कितना है? 11 प्रोटॉन, और इसमें भी प्रोटॉन कितना है? भाई ये प्रोटॉन उतना ही है, केवल इलेक्ट्रॉन बदला है। क्या बदला है? इलेक्ट्रॉन ही तो केवल निकला है ना, प्रोटॉन तो उतना ही है, इसीलिए तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आया है। ये प्लस का चार्ज इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन 11 है, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, वही पॉजिटिव जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया? पक्का? तो इन दोनों में से साइज किसका बड़ा है? साइज, इन दोनों में साइज किसका बड़ा है? इन दोनों में से साइज किसका बड़ा है? इन दोनों में से? इन दोनों में से? समझ में आ गया? पक्का? गुड, लिख लो। ओके, तो एटमिक साइज का अब क्लियर हो गया ना? पक्का? तो एक क्वेश्चन लिखो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है?
चलो देख लो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये डिफिकल्ट टाइप का है, ठीक है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281, ये बनेगा जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिलहाल इनमें और इनमें कौन सा बड़ा होगा? Na बड़ा होगा, इतना तो पता ही चल गया है। Mg और Mg2+ में कौन सा बड़ा होगा? इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? तो इतना तो तुमको पता ही है, ठीक है। अब हमको देखना है कि Na और Mg में कौन बड़ा होगा। Na और, तो Na का होता है 281 और Mg का होता है, बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? नहीं, Na। इसमें कितने प्रोटॉन है और इसमें कितने प्रोटॉन है, और दोनों में सेल कितने हैं? तो सेल बराबर है, प्रोटॉन यहाँ ज्यादा है, तो साइज इसका बड़ा होगा। प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा वो बड़ा रहेगा, प्रोटॉन जिसका ज्यादा रहेगा वो छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक चीज, एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो एटॉमिक साइज होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं, मैं यही रेशियो लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा आएगा 11/, यहां लिखूंगा आएगा 10/, यहां लिखूंगा आएगा 12/, यहां लिखूंगा आएगा 10/, यहां पे 13/, यहां पे 10/। समझ में आ रहा है? बेसिकली तुमको जो आइडिया लगाना है वो कैसे लगाना है। अब जैसे ये 11/11 तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी, तो इनमें तुमको सोचना पड़ेगा कि Na, Mg और Al में कहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। तो अब देखो मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉन्स से तब तक मतलब नहीं है जब तक वो सेम सेल में हो, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है। इसमें भी 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल है और इसमें भी, लेकिन इसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा है तो ये सबसे छोटा होगा और ये उससे भी, समझ में आया? तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? और उसके बाद Al, और उसके बाद देन Na+ एंड देन ये हो गया इंक्रीजिंग साइज। क्या हो गया? ठीक है, पक्का? लिख लो, आंसर लिख लो इसका, एकदम तुरंत लिखो, मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं। अच्छा, अगर सिंपल आ जाए, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, इनको साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो कर लोगे ना? पहले इसको कर लो आंसर, फिर इसको करके बताओ, ठीक है। तो करेक्ट, इसका आंसर तुम लोग बना लिए। सबसे छोटा है नाइट्रोजन एंड देन कार्बन एंड देन बेरिलियम, ठीक है। ये साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन लिख देते, ठीक है, पक्का। अच्छा, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा है वही लिखना है। अब आप इसको उल्टा लिख के, जैसे कई होशियार लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऐसा सिंबल बना देते हैं, ठीक है। ये आंसर करेक्ट, मतलब ये बात ठीक लिखी है, बट इट इज नॉट द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने कौन से ऑर्डर में अरेंज किया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब बेसिक मैथ्स नहीं आती है क्या आपको? ठीक है, ये क्लास 5 या 4 में, 3rd में पढ़ाया जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पता है, आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना, समझ रहे हैं? हाँ, अच्छा, ये हो गया एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज इससे और बेहतर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है, इतना बहुत है। इसके बाद जो दूसरी चीज पढ़नी है वो पढ़नी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सी चीज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ठीक है। तो क्या होती है ये होती है द पावर ऑफ एटम, पावर ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से पेयर? अब ये शेयर्ड पेयर क्या होता है? जैसे
मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बनाया, तो शेयरिंग करके बनाया ना एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, अब जैसे अभी क्लोरीन के पास और भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन शेयरिंग में केवल ये इलेक्ट्रॉन गया है इसका। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं शेयर्ड पेयर। क्या कहते हैं? अच्छा, अब एक बात आपने पढ़ा होगा कि H और Cl में से Cl इसको ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, तो Cl अपनी तरफ खींच के रखता है, ये ऐसे हो जाता है, ज्यादा Cl की तरफ खींचा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे खिंच जाता है ये Cl की तरफ। तो क्यों खिंच जाता है? क्योंकि क्लोरीन की इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मीन्स ये जो पावर होती है, ये डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करेगी बताओ? न्यूक्लियर चार्ज पे। किस पे? अच्छा बताओ, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा रहेगा या कम होगा तो ज्यादा रहेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? न्यूक्लियर चार्ज के। तो जरा बताओ एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन होगा इससे? सॉरी, नंबर ऑफ सेल का क्या रिलेशन होगा इससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या होगा? घट जाएगी। तो बताओ जरा, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। तो आप पहले लिख लोगे इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, ठीक है, केवल 17th ग्रुप तक। क्या लिखेंगे? अच्छा, पता है क्यों 0 ग्रुप को छोड़ दे रहे हैं? क्यों छोड़ दे रहे हैं? वो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, बॉन्ड बनाते ही नहीं है। जब बॉन्ड ही नहीं बनाते तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की बात ही नहीं आती है। और इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको सेट करना है फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ओके ओके, तो चलो, ये नहीं कर पा रहे हो, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटॉमिक साइज से इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, एक बात और, टॉप टू बॉटम में ही तो अरेंज करना है। टॉप टू बॉटम क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो हम टॉप टू बॉटम देखें तो सबसे टॉप पे है फ्लोरीन आता है, फिर आता है एंड देन सबसे नीचे कौन आया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी है? एंड देन, और सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, ठीक है। पक्का? श्योर ना? दूसरा क्वेश्चन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इसका आंसर हो गया ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद जो अगला है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको एनर्जी की जगह एंथैल्पी या पोटेंशियल भी कहते हैं। एंथैल्पी या पोटेंशियल, बात एक ही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आयोनेशन एनर्जी इसको कहते हैं, आयोनेशन एंथैल्पी, आयोनेशन पोटेंशियल। तो अब आयोनेशन एनर्जी हो, एंथैल्पी हो या पोटेंशियल हो, बात एक ही है, एक ही चीज होती है। होता क्या है? कोई एटम है, क्या है, ठीक है, इसको तुमको आयोनाइज करना है। मैंने तुमको एक एटम दे दिया। अच्छा बताओ जरा, मैंने कौन सा एटम बनाया है? हाँ, लिथियम बनाया है, गुड, ठीक है। तो अगर इसको आयोनाइज करना है, कैसे आयोनाइज करोगे? क्या करेंगे? एटम लूज कर देगा। क्या करेगा? कहाँ से गेन करेगा? मैंने तुमको बस ये एटम दिया है,
मैंने तुमको एक एटम दे दिया, तुमको इसको आयोनाइज करना है, मतलब आयन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, ठीक है। तो तुमको अगर इससे, अब ये ऐसे ही है, ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तुमको इससे इसका बिस्किट छीनना है। अच्छा तुम बताओ, तुमको मेरे से बिस्किट लेना आसान है या अपने छोटे भाई बहन से? मेरे से ना। क्यों आसान है पता है? हमको बिस्किट का कोई वो नहीं है, हम उठा के दे देंगे। लेकिन छोटा भाई, तो उसको बिस्किट से बड़ा प्यार है भाई साहब, चॉकलेट से उसको बड़ा प्यार है, वो नहीं देगा। तो यहाँ पे भी वही होता है, ये इसके बिस्किट है, ये जितना छोटा होगा इस बिस्किट से इसको उतना ज़्यादा प्यार होगा, तो फिर बिस्किट निकालना उतना डिफ़िकल्ट होगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है भाई। छोटा भाई अगर तुम्हारा चॉकलेट ले लिया हो, सारा ही ले लिया, तुम 4 चॉकलेट खरीद के आए, 4 का 4 रख लिया, अब उससे 1 चॉकलेट मांगना है तुमको, भैया 1 चॉकलेट मुझे भी दे दो, इतनी आसानी से नहीं देगा। क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी छीनते टाइम आपके कुटाने की प्रोबेबिलिटी 99.9% है ना। तो है क्या कि एनर्जी देनी पड़ती है कोई चीज़ किसी से लेने के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी देंगे, अच्छा ये एक एटम बनाया मैंने, इस एटम को कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो मैंने इसको एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी नहीं पता, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, देखो जरा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसी एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को मैं ऐसे दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगा, Li प्लस एनर्जी गिव्स आउट Li पे प्लस का चार्ज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यही एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। मीन्स अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव कितने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कौन से सेल से निकाला है? आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन लिख लोगे खुद से? पक्का? अच्छा, और एक बात मैंने बताई दी, साइज जैसे जैसे छोटा होगा उतना तुम्हारे लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो बताओ जरा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? हाँ, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो साइज, रीजन साइज नहीं है, रीजन क्या है? रीजन है अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, ठीक है। रीजन क्या है? तो इन एक्चुअल जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर चार्ज के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और नंबर ऑफ सेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो रीजन जब आएगा तो रीजन यही लिखेंगे, ठीक है। चलो लिख लो। अच्छा, तो अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें अगर फ्लोरीन और क्लोरीन आ गया, कौन आ गया? तो वहां मामला उल्टा है। होता क्या है? टॉप टू बॉटम क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन है, किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। किससे? फ्लोरीन से। मींस अगर फ्लोरीन और क्लोरीन का मामला आ गया तो किसका ज्यादा है? क्लोरीन का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन और क्लोरीन में। क्या चीज? आयोनाइजेशन एनर्जी। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, बट वैसे ये आपके सिलेबस में आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पक्का? अच्छा, नाइट्रोजन का भी ध्यान दे लो। नाइट्रोजन का अच्छा, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसका ज्यादा होना चाहिए?
ऑक्सीजन का, लेकिन ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है, याद रख लो, ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो होता क्या है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, लेकिन अच्छा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, बट लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की आंसर एनर्जी ज्यादा होती है। इसके पीछे जो रीजन है, रीजन यहाँ पे जो रीजन है वो है स्टेबिलिटी। क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नाइट्रोजन की हाई है, नाइट्रोजन की हाई है, ठीक है। तो हाई स्टेबिलिटी ऑफ एन, ठीक है, ये इसका रीजन है, ठीक है, ये लिख लीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।